जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 3 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 6 है जी हमारा। आज के लेक्चर में जो कंसेप्ट हमने स्टडी करना है डाटा गवर्नेंस में वो है लेवल्स ऑफ डाटा गवर्नेंस। लेकिन इससे पहले आपको पता है एज यूजुअल प्रीवियस लेक्चर का क्विज़ होगा। क्विज़ का लिंक आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, क्लिक कीजिए और ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाइए। जी 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से रेडी हो जाएं ताकि हम क्विज स्टार्ट कर सकें। तैयार है जी? पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, CRN जरूर लिखिएगा अपना। ऑब्जेक्टिव्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ डाटा पे क्विज है हमारा आज का। करें मल्टीनेशनल कंपनी कंफ्यूजन अराउज व्हेन बोथ फाइनेंस एंड ह्यूमन सोर्स स्टाफ अटेम्प्टेड टू अपडेट एम्प्लॉय सैलरी इंफॉर्मेशन। कॉन्फ्लिक्ट्स लेड टू एरर्स इन पेरोल रिपोर्टिंग। एरर हो सकता है जब एक ही डाटा को दो लोग चेंज करने की कोशिश कर रहे होंगे तो एरर्स आ सकते हैं ना। मॉर्निंग में एक ने चेंज कर लिया, इवनिंग में दूसरे ने, अगले दिन मॉर्निंग वाला है उसने कहा ये तो मैं कल और चेंज करके गया था, आज कुछ हो रहा है डाटा। कंफ्लिक्ट आ सकते हैं। करें विच गवर्नेंस ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली रिजॉल्व्स दिस इशू। रिड्यूस कॉस्ट टू डुप्लीकेट डाटा एलिमिनेशन। डुप्लीकेशन का तो मसला ही नहीं है। मसला ये नहीं है कि एक डाटा दो जगहों पे मेंटेन हो रहा है। मसला क्या है, डाटा एक ही जगह पे मेंटेन हो रहा है, उसको एडिट करने के लिए दो लोग हैं। ठीक है, व्यू करने के लिए एक से ज्यादा डिपार्टमेंट हो सकते हैं। याद रखें, व्यू करने में प्रॉब्लम नहीं होती कोई मल्टीपल अगर डिपार्टमेंट्स व्यू करते हैं, लेकिन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स एक ही डाटा को एडिट कर रहे होंगे, चेंज कर रहे होंगे, प्रॉब्लम उसमें। स्टैब्लिश क्लियर रूल्स फॉर एक्सेस एंड डाटा एडिटिंग। हाँ, ये डाटा एडिटिंग की बात कर रहा है, ये करेक्ट है कि क्लियर रूल होने चाहिए कौन कौन एक्सेस कर सकता है और कौन डाटा को एडिट कर सकता है। फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग मैनेजर। नहीं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेट नहीं कर रहा। ये स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जनरल ऑब्जेक्टिव हो गया ना, जनरल किसी हद तक वो बात कर रहा है। स्पेसिफिकली इश्यूज ने क्वेश्चन के अंदर क्या बताया, डाटा एडिटिंग का, तो आपका जो आंसर भी है वो भी स्पेसिफिक आंसर होना चाहिए डाटा एडिटिंग के ऊपर ही। करेक्ट ऑप्शन हमारी है बी। नेक्स्ट, हेल्थ रिकॉर्ड से रिलेटेड यूएसए में कोई स्टैंडर्ड्स हैं, रेगुलेशंस हैं, क्या इनको कंप्लाई करना चाहिए? डाटा गवर्नेंस का कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो ये इंश्योर करता है कि ये जितने भी लॉज एंड रेगुलेशन है जो डाटा मैनेजमेंट में अप्लाई होते हैं कंप्लाई हो, वो मीट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स बाय फॉलोइंग लीगल स्टैंडर्ड्स। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, क्वेश्चन के अंदर उसने स्पेसिफिक इशू क्या बताया है जिससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करना, कि कस्टमर डेफिनेशंस के ऊपर कंफ्लिक्ट आ गया। ठीक है, अब इस सोल्यूशन का, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, कौन सा ऑब्जेक्टिव इस तरह की प्रॉब्लम्स को खत्म करेगा? रिड्यूस रिस्क बाय एनक्रिप्टिंग मार्केटिंग स्प्रेडशीट्स।
नहीं नहीं, इंक्रिप्शन तो वो हैकिंग वगैरह से प्रोटेक्ट करते हैं। रिड्यूस कास्ट टू एलिमिनेटिंग ओल्ड कस्टमर रिकॉर्ड, नहीं नहीं, ओल्ड कस्टमर रिकॉर्ड का प्रॉब्लम है ही नहीं। ये हमारे बहुत ज़्यादा ओल्ड कस्टमर का डाटा लाइफ साइकिल में कल हमने पढ़ा था ना, ओल्ड कस्टमर रिकॉर्ड को हम क्या करते हैं, फिर पहले आर्काइव कर लेते हैं, फिर उसके बाद डिलीट कर लेते हैं। So facilitation administration by appointing data steward, no, improve communication through shared data definition, ये है इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम का कैसे रिलेट कर रहा है ये ऑब्जेक्टिव। असल में कल हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े ना कि डाटा गवर्नेंस में ये होना चाहिए। आज वो टेस्ट क्या कर रहा है, वो स्पेसिफिक इश्यूज आपके सामने रख रहा है और आपसे पूछ रहा है बताओ वो कौन से वाला डाटा गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव होगा जो इन इश्यूज को एड्रेस कर देगा। तो आपने याद रखे जब भी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, जो आपको केस में उसने गिवन प्रॉब्लम बताई हुई ना स्पेसिफिक, उसका स्पेसिफिक सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, अगर एक जनरल सॉल्यूशन भी मौजूद है और एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन भी मौजूद है तो स्पेसिफिक सॉल्यूशन को प्रेफर करना है, जनरल को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी टेलीकॉम ऑपरेटर वाज पेइंग हाई क्लाउड स्टोरेज बिल्स बिकॉज डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स वर नेवर रिमूव, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स मौजूद थे। Which data governance objective applies best here? कौन सा डाटा, रिड्यूस कास्ट बाय डिलीटिंग डुप्लीकेट और अनयूज्ड डाटा। ठीक है, कुछ ऐसा पहले तक गूगल जो है ना वो डिफरेंट प्लान्स आपको देता है, तो मैं एक 2 TB वाला प्लान मैंने बाय किया हुआ था, लेकिन प्राइस चेंज हुई तो मैंने कहा 2 TB वाला जो है प्लान उसमें तकरीबन 1 TB के करीब में डाटा यूज़ किया करता था। तो मैंने वैल्यूएट किया, मैंने कहा कास्ट अब मुझे कैसे सेव करनी चाहिए। तो मैंने देखा मेरी आदत थी जैसे हर 6 महीने के बाद सेशन ऑफ होता है तो पूरे का पूरा डाटा लैपटॉप का उसके ऊपर अपलोड कर दिया। तो मैंने कहा एक ही डाटा जो है वो हर 6 महीने के बाद अपलोड हो रहा है, वो बेसिकली 6 वर्जन थे उसके। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा जी सिर्फ लेटेस्ट जो 2 वाले डाटा है उनको स्टोर कर लिया, बाकी जितने भी ओल्ड थे डिलीट कर दिया। वो जो मेरा टोटल साइज था वो लगभग कोई 150 GB के करीब आ गया और मैंने 200 GB वाला प्लान बाय कर लिया। अब इससे क्या हुआ, मेरी स्टोरेज कास्ट सेव हो गई। ठीक है, तो जाहिर है आप जितना डाटा अपलोड, जितना पुराना डाटा अपलोड करते रहेंगे स्टोरेज कास्ट आपकी उतनी ही ज्यादा होगी। आपको पता है डाटा आप कंप्यूटर पे तो स्टोर कर सकते हैं, ऑनलाइन भी स्टोर कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्लाउड स्टोरेज। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी कंपनी भी स्टार्टअप फेज में है लेकिन मैनेजमेंट चाह रही है अभी से एक प्रॉपर गवर्नेंस पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर दी जाए। क्या प्रॉपर गवर्नेंस सिस्टम स्टार्ट से ही इंप्लीमेंट कर देना चाहिए कि कंपनी के ग्रो करने का वेट करना चाहिए? स्टार्ट से ही इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि जब भी ऑर्गेनाइजेशन स्केल अप हो हमें उस वक्त ज्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, जी CFO रिस्पॉन्सिबल है, डिसाइड करता है कौन डाटा को एक्सेस करेगा और ह्यूमन रिसोर्स स्टाफ जो है वो एम्प्लॉय रिकॉर्ड को अपडेट करता है। कौन से वाला ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट रिलेट करता है? शाबाश, डाटा ओनरशिप एंड डाटा स्टीवर्डशिप। ओनरशिप का मतलब क्या है, डाटा क्रिएट कौन करेगा, ठीक है, और स्टीवर्ड का मतलब क्या है, उसे यूज कौन करेगा। नॉर्मली दोनों में से किसकी पोजीशन सीनियर होगी? डाटा ओनर्स की।
भैया वो नोट्स जी, ऑर्गेनाइजेशन ने पहले ये पॉलिसी बनाई कि सारे का सारा डाटा हमारा कस्टमर इंफॉर्मेशन इनक्रिप्टेड होगी। फिर उसके बाद उन्होंने पब्लिश किया, एक्सप्लेन किया स्टेप बाय स्टेप कि आईटी स्टाफ कौन से प्रोसेस को फॉलो करके ये इंक्रिप्शन करेगा। स्टेप 1 में क्या करेगा, 2 में क्या करेगा, 3 में क्या करेगा। विच गवर्नेंस कंपोनेंट इज बीइंग अप्लाइड। मेटा डाटा मैनेजमेंट नहीं, मेटा डाटा मैनेजमेंट क्या होती है, वो तो डाटा के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन है। और वो डिटेल इंफॉर्मेशन किस लिए दी जाती है, किस काम आती है, ट्रांसपेरेंसी के लिए, हमें उस डाटा के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता चले, सब्सिक्वेंट एनालिसिस के लिए यूज होती है। जैसे आपको बताया था यूट्यूब पे, अब वो उसमें उस वीडियो के बारे में, वीडियो एक डाटा है लेकिन उसके बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, व्यूज कब अपलोड किया, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, वगैरह वगैरह। ये सारा क्या इंफॉर्मेशन, डाटा। हर फाइल के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है, फाइल की टाइप क्या है, किसने क्रिएट किया है, लास्ट टाइम कब इसको एडिट किया गया, ये मेटा डाटा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम हुआ है वो मेटा डाटा नहीं है, डाटा सिक्योरिटी थ्रू फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। मसला सिक्योरिटी का भी नहीं है, ये इशू सिक्योरिटी को नहीं है। क्या है, क्या ए ऑर्गेनाइजेशन में एक लेवल के ऊपर फैसला हुआ कि डाटा की इंक्रिप्शन होगी, और फिर उसके बाद क्या किया, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया गया कि डाटा इंक्रिप्शन कैसे की जाएगी। डाटा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है या डाटा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर कंसिस्टेंट यूज है। ये डाटा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है। पॉलिसी क्या है, डिसाइड करना कि क्या करेंगे हम, प्रोसीजर क्या है, कैसे करना है, उसको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है। प्रोसीजर का मतलब समझ लीजिए एसओपीज है, ठीक है। ये आज आप जो है इसको, आपकी परफॉर्मेंस आज ठीक नहीं है, और शायद इसका मे बी रीजन एक ये हो कि कल आपको नोट्स नहीं मिले, आप पढ़ नहीं सके, वो इसीलिए वैसे कंप्लीट चैप्टर अभी भी तैयार नहीं हुआ, लेकिन फिर जितना आज का लेक्चर है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, ताकि आप इसको रीड करके वेट ना करें, रीड कर ले इसको। कल उम्मीद है इंशाल्लाह आपको कंप्लीट चैप्टर मिल जाएगा। लेकिन आज के नोट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, आज आपने कल और आज का लेक्चर अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। आपकी आज की परफॉर्मेंस में मुतमिन नहीं हूँ। डाटा पॉलिसी एंड प्रोसीजर हमने पढ़ा था ना, पॉलिसी क्या क्या करना है, प्रोसीजर क्या है कैसे करना है। अच्छा, आज जो मैंने कंसेप्ट आपको समझाना है उससे रिलेटेड एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे, क्या डाटा पॉलिसी जिसने डिसाइड करनी है और डाटा प्रोसीजर जिसने परफॉर्म करने हैं, ये दोनों सेम पर्सन होगा या ऑर्गेनाइजेशन में ये डिफरेंट लेवल होंगे? अच्छा, तो मुझे बताइए, आपने वो पढ़ा होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट, ठीक है सारी मैनेजमेंट में। तो मुझे बताइए, आपके ख्याल में अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूं, फॉर एग्जांपल टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, तो डाटा पॉलिसीज किसका काम होगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। और जो डाटा प्रोसीजर्स है, लोअर लेवल मैनेजमेंट। शाबाश। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी डी है। डाटा सिक्योरिटी नहीं है, वो तो उसने बताया इनक्रिप्शन सिक्योरिटी के लिए ही यूज होता है, लेकिन यहाँ पे वो इनक्रिप्ट ये नहीं बता रहा इनक्रिप्शन किससे रिलेट करता है। ना ना, कहता है मैंने इनक्रिप्शन का फैसला किया, ये फैसला और फिर इनक्रिप्शन करने का तरीकाकार, ये किससे रिलेट करते हैं। आपने शायद सिर्फ इनक्रिप्शन का वर्ड पढ़ के डिसीजन कर लिया इसके बारे में। नेक्स्ट, बिलिंग एड्रेस डिफरेंट है, शिपिंग एड्रेस, शिपिंग सिस्टम एड्रेस डिफरेंट है जिससे डिलीवरी डिले हुई। डाटा क्वालिटी का कौन सा वाला एस्पेक्ट वायलेट? एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के एक सोर्स और दूसरा सोर्स कंसिस्टेंट नहीं है। एक जगह पे आपने घर का एड्रेस लिख दिया, एक जगह पे ऑफिस का एड्रेस लिख दिया। अब एड्रेस तो दोनों ही ठीक है, लेकिन दोनों एड्रेस मैच नहीं करते। कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है इसमें, एक्यूरेसी की नहीं है। एक्यूरेसी तब होती है जब डाटा एड्रेस एक ही होता लेकिन वो एड्रेस गलत होता। नेक्स्ट,
फायरवॉल्स इंप्लीमेंट किए, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग की, सर्वर रूम को सिक्योर किया। अब ये कौन से वाला कंपोनेंट है? डाटा सिक्योरिटी, शाबाश। सेकंड डाटा लाइफ साइकिल, नहीं लाइफ साइकिल से रिलेटेड। हाँ, लाइफ साइकिल में तो डिफरेंट फेजेस है। डाटा सिक्योरिटी, शाबाश। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, न्यू वेबसाइट लॉन्च की जिसमें कुकीज़ को डिस्प्ले करना ज़रूरी है। कंसेंट कुकीज़ को डिस्प्ले करने की कंसेंट लेना ज़रूरी है। कौन सा कंपोनेंट रिलेट करता है? कंप्लायंस। ओके, शाबाश। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा, आईटी कंपनी में पास्ट इनवाइसेस को बैकअप सिस्टम में डाल दिया और जो आउटडेटेड अकाउंट्स थे उनको डिलीट कर दिया। जी, लाइफ साइकिल की स्टेजेस हैं, डाटा लाइफ साइकिल की स्टेजेस याद हैं आपको? ओके, चलिए अब चलते हैं हम अपने टॉपर्स की तरफ। CRN लिखा करे, CRN को ब्लैंक ना छोड़ा करे, वो रैंडम नेम जनरेट कर देता है। जी, फर्स्ट पोजीशन किन की है? शाबाश। फर्स्ट पोजीशन किन नोट की है? ऑनलाइन वाले तो नहीं है, अच्छी बात है अगर ऑनलाइन है। सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन हाइब्रिड में इधर, सिक्स्थ पोजीशन, सेवंथ पोजीशन, एट्थ पोजीशन, नाइन्थ पोजीशन, टेंथ पोजीशन। चलिए, ये था हमारा क्विज। अब वापस चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा कि जिस तरह एक कंट्री को, एक सिटी को, एक कंपनी को मैनेज करने के लिए गुड गवर्नेंस की पॉलिसीज इंप्लीमेंट होनी चाहिए, उसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाटा को मैनेज करने के लिए भी कुछ गुड गवर्नेंस पॉलिसीज होनी चाहिए। इन पॉलिसीज के कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हमने और कुछ कंपोनेंट्स पढ़े। कंपोनेंट्स का मतलब, ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि गुड गवर्नेंस को अगर आप अडॉप्ट करेंगे, डाटा मैनेजमेंट में गुड गवर्नेंस को अडॉप्ट करेंगे तो इससे आपको क्या फायदे हासिल होंगे, ऐसे है। और कंपोनेंट में हमने ये स्टडी किया कि गवर्नेंस किन किन एरियाज पे इंप्लीमेंट होनी चाहिए, गवर्नेंस किन किन एरियाज पे इंप्लीमेंट होनी चाहिए, उसमें हमें कौन कौन सी चीजें कवर करनी चाहिए। प्रीवियस लेक्चर में आपने इसको अंडरस्टैंड किया, घर जाके पढ़ा होगा। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। एक्टिव कस्टमर, उसने बेसिकली एक एग्जांपल दी है आपको कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टर्म्स आप यूज करते हैं उनकी डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर डेफिनेशन क्लियर नहीं, जैसे फर्ज कीजिए ये ऑनलाइन डिपार्टमेंट के लोग अक्सर एक कंप्लेन लेके आते हैं, तब वो एक इशू शेयर करते हैं कि रिपीटर्स के लिए डिस्काउंट है कॉलेज में, कि अगर आपने कॉलेज में एक सब्जेक्ट स्टडी किया है और आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में उस सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ रहे हैं तो आपके लिए डिस्काउंट है, ऐसा ही है। अब रिपीटर की एक डेफिनेशन है, लफ्ज रिपीटर है, उसकी एक डेफिनेशन है जो हम ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं। वो डेफिनेशन क्या है? वो स्टूडेंट्स जिसने पिछले सेशन में इसी कॉलेज से पढ़ा हो। आपको ये डेफिनेशन ठीक लग रही है? स्टूडेंट आके ये कहता है नहीं सर, रिपीटर की डेफिनेशन का ये मतलब नहीं है। रिपीटर की डेफिनेशन का मतलब ये है कि हमने ये सब्जेक्ट पाकिस्तान में किसी भी और कॉलेज से अगर पढ़ा हुआ है और हम आपके कॉलेज में वो सब्जेक्ट दोबारा पढ़ने आ रहे हैं तो हम रिपीटर हैं, रिपीटर की डेफिनेशन में फॉल करते हैं, हमें ये डिस्काउंट मिलना चाहिए। अब मुझे बताइए, एक कन्फ्लिक्ट आ गया कि नहीं आ गया?
अब वो स्टूडेंट अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे डेफिनेशन के मुताबिक डील कर रहा है, जो ऑनलाइन वाले हैं वो अपनी डेफिनेशन के मुताबिक डील कर रहे हैं। तो क्या डेफिनेशन के मीनिंग क्लियर होने चाहिए पहले से ही कि क्या है, ताकि इस तरह की कंफ्यूजन राइज ना हो। यही प्रॉब्लम इवन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी आती है, ठीक है। इसीलिए वो ये कह रहा है कि डाटा मैनेजमेंट के अंदर आपने इंश्योर करना है कि डाटा डेफिनेशन जो है वो कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रही हो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। जो टर्म भी, ये तो एक उसने एग्जांपल दी ना कि एक्टिव कस्टमर की टर्म है, ठीक है। जो टर्म्स भी आप ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हुए इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब क्या है आपको भी क्लियर हो, दूसरे पर्सन को भी क्लियर हो, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? मेटा डाटा क्या है? मेटा डाटा कहते हैं डाटा अबाउट डाटा, यानी आपकी डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये कहलाती है डाटा। जैसे मैंने कल एग्जांपल दी थी कि फर्ज कीजिए आपको एक मैप दिया जाता है, गूगल मैप फॉर एग्जांपल, आपके इलाके का गूगल मैप, ठीक है जी। अब क्या सिर्फ मैप आपके सामने रख दिया जाए, है वो भी इंफॉर्मेशन, डाटा है ना, क्या काफी है, या आपको इस डाटा के बारे में भी कोई डाटा मजीद चाहिए? सर ये जो मैप की पिक्चर ली गई है ये किस वक्त की ली गई है? ये 1990 की पिक्चर है या 2025 की पिक्चर है? भाई ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि नहीं? फॉर एग्जांपल ये किस वक्त की पिक्चर है? किसी फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात देखते हैं रोड मैनेजमेंट वाले वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि किस जगह पे ट्रैफिक ब्लॉक है, तो अगर उनके सामने सिर्फ ट्रैफिक ब्लॉक की पिक्चर रख दी जाए, है वो भी डाटा, क्या उन्हें इसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई ये दिन के किस वक्त की पिक्चर है? ये है डाटा अबाउट डाटा। आप अपने मोबाइल से कोई भी पिक्चर लेते हैं, वो डाटा है तो डाटा ही ना। क्या जब आप उस पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएं, आपको उस पिक्चर के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन मिलती है? उसका फॉर्मेट क्या है, जेपीजी है या पीएनजी है या कोई और फॉर्मेट है, उसका साइज क्या है, ठीक है, समटाइम टाइम भी मेंशन होता है, किस टाइम पे पिक्चर ली गई। ये सारी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है वो उस एक फाइल के बारे में, उस एक डाटा के बारे में, ये सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन मेटा डाटा कहलाती है। अच्छा, मेटा डाटा क्या होता है? मेटा डाटा एनालिसिस में काम आता है। आप अगर कंप्यूटर पे वर्क करते हैं ना, आप देखते होंगे कि बहुत सी फाइल्स अगर आपने एक ही फोल्डर में रखी है ना, तो बाज़ औक़ात आपको एनालिसिस करना पड़ता है। आप उस सारे डाटा को समटाइम कहते हैं मुझे अरेंज करके दो फाइल टाइप के लिहाज से, फिर कहते हो आप मुझे अरेंज करके दो टाइम के लिहाज से कि कौन सी फाइल कब क्रिएट की गई, मुझे अरेंज करके दो मॉडिफिकेशन के लिहाज से। अब ये सारी अरेंजमेंट सेलेक्ट करते रहते हैं, डाटा रीअरेंज होता रहता है। ये डाटा रीअरेंज कैसे होता है? क्योंकि हर फाइल के मेटा डाटा में ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। आप जो कमांड देते हैं वो उस फाइल की प्रॉपर्टीज में से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को निकाल के उसके मुताबिक फिल्टर करके डाटा आपके सामने प्रेजेंट कर देता है। तो मेटा डाटा बाद में सब्सिक्वेंटली क्लासिफिकेशन और फर्दर एनालिसिस के लिए यूज होता है। क्लियर हुई ये बात? ठीक है। मेटा डाटा जब लफ्ज आपके सामने आए, आपने फाइल की प्रॉपर्टीज को जहन में लेके आना है। ये बेहतर एग्जाम्पल है। अगर इससे समझ ना आए तो फिर YouTube पे जो डिफरेंट डिस्क्रिप्शन होती है ना वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन, इसकी लेंथ कितनी है, इसको अपलोड किसने किया, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, किस वक्त अपलोड किया गया, व्यूज कितने हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जो उस YouTube वीडियो के बारे, ये क्या कहलाएगी? मेटा डाटा। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? फिर नोट शेयर कीजिएगा इनके साथ जी। इंक्रीज डाटा वैल्यू, वो कहता है अगर डाटा आपका अच्छी क्वालिटी का होगा तो ये ज्यादा वैल्यूएबल होगा। ये आज के लेक्चर में मैंने इसको डिटेल में डिस्कस करना है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं ये समझिए, इसको लिंक कीजिए। सबसे पहले हमने पढ़ा डाटा गवर्नेंस में ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, क्लियर? वो सारे अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव, अच्छे अच्छे फायदे हमने वहां पे डिस्कस कर दिए। फिर हमने ये स्टडी किया कंपोनेंट्स क्या होंगे हमारे डाटा गवर्नेंस के। कंपोनेंट से मुराद ये है क्या है कि हमने गुड गवर्नेंस को इंप्लीमेंट करने के लिए किन किन एरियाज पे काम करना है, डाटा में किस किस चीज को हमने इंश्योर करना है, या किन किन एरियाज में कौन से वाले हमारे एस्पेक्ट्स होंगे डाटा के जो हम कवर करेंगे। ये है कंपोनेंट। आज के लेक्चर में
कल के लेक्चर में क्या पढ़ा था, क्या करना चाहिए हमें, डाटा कंपोनेंट क्या सिखाता है हमें, क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए। आज का लेक्चर क्या सिखाएगा, किसको करना चाहिए। कल का लेक्चर क्या था, क्या करना है, आज का लेक्चर क्या है, किसको करना है। वो कहता है जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, ऑब्जेक्टिव्स, इनको मीट करने के लिए ऐसा नहीं है कि सारा काम कोई एक ही पर्सन करेगा या एक ही लेवल ऑफ मैनेजर करेगा, नहीं नहीं नहीं, हमने इस सारे टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 हिस्सों में। कंसेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद एग्जांपल आसान होगी। मेन कंसेप्ट समझ ले पहले, इसको कहते हैं लेवल्स। ठीक है, कल क्या सीखा, क्या एक्टिविटीज, आज क्या सीखने जा रहे हैं, कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा, उन एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करने में इन्वॉल्व होगा। इसको कहते हैं लेवल्स ऑफ डाटा गवर्नेंस। लेवल्स ऑफ डाटा गवर्नेंस को आपने मैच करना है, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, एक टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ऐसे या इसको थोड़ा सा रीनेम करते हैं, स्ट्रेटजिक लेवल मैनेजमेंट और टैक्टिक लेवल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। भाई ऐसे ही होता है ना मैनेजमेंट के 3 लेवल के कंपनी के, लेकिन वो किस लिए होता है, भाई इंसानों को कैसे हैंडल करना है, वो किस लिए है, वो लेवल ऑफ मैनेजमेंट किस लिए, इंसानों को कैसे हैंडल। यहां पे जो लेवल हम स्टडी करने जा रहे हैं ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट नहीं, लेवल ऑफ डाटा गवर्नेंस है। डाटा को कैसे हैंडल करना है, कौन लोग हैंडल करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरह के लेवल बना दिए जाते हैं। एक लेवल होता है उसमें जो लोग मौजूद होते हैं वो है स्ट्रेटजिक लेवल, वो स्ट्रेटजिक लेवल पे डाटा गवर्नेंस इंश्योर करते हैं। दूसरा लेवल है टैक्टिक लेवल और तीसरा लेवल क्या है, ऑपरेशनल लेवल। ये जो स्ट्रेटजिक लेवल के लोग हैं इनका मकसद क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये डाटा के बारे में विजन या गोल डिसाइड करते हैं क्या होंगे, विजन और गोल्स डिसाइड कर, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये स्ट्रेटजिक लेवल के लोगों का काम है। कह रहा है ये क्या है, ये इसका मतलब है बिग पिक्चर डिसाइड करना। ठीक है, कि डाटा से हमने फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में हमारे लिए ये एक वैल्यूएबल एसेट होगा, ये विजन एंड गोल डिसाइड कर रहे हैं। टैक्टिक लेवल में क्या हो रहा है, टैक्टिक लेवल में उस विजन या गोल को कन्वर्ट किया जा रहा है एक्शनेबल स्टेप्स में, कि ये विजन हमने अचीव कैसे करना है, विजन को प्लान में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, विजन को प्लान में कन्वर्ट किया जा रहा है। और फिर इसके बाद ऑपरेशनल लेवल में क्या है, इस प्लान को डिफरेंट स्टेप्स के जरिए से एग्जीक्यूट किया जा रहा है, परफॉर्म किया जा रहा है। तीसरा स्टेप हमारा ये हो गया एग्जीक्यूटिंग डेली प्रैक्टिसेस। विजन ओवरऑल हमारा मकसद क्या है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टैक्टिक में क्या करते हैं, उस विजन को प्लान में कन्वर्ट करते हैं। और ऑपरेशनल में क्या होगा, उस प्लान्स के मुताबिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी और उन एक्टिविटीज परफॉर्म करने में डे टू डे प्रॉब्लम्स तो आएंगी, और जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको साथ साथ मैनेज भी करते जाएंगे। यानी प्लान के मुताबिक एक्शंस होंगे, विजन प्लान एक्शन, यूं समझ लीजिए। डाटा गवर्नेंस के 3 लेवल कौन कौन से हैं, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिक, ऑपरेशनल। स्ट्रेटजी क्या है, विजन डिसाइड होता है, टैक्टिक क्या है, प्लान्स, और फिर ऑपरेशन में क्या है, एक्शंस। एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक कंपोनेंट में एक गालबन ऑब्जेक्टिव ये पढ़ा था, ये कंपोनेंट ऑब्जेक्टिव में था, एक ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट में था कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। ऐसा ही है, अगर इसको हम इसकी एग्जांपल लेके चलें तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप लेवल पे ये डिसीजन होगा पहले कि हमने कौन से लॉ को कंप्लाई करना जरूरी है, कौन से लॉ को कंप्लाई करना जरूरी नहीं है। आप शायद ये सोच रहे हो कि हर लॉ को कंप्लाई करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस में ऐसा होता नहीं है। तो इतने लॉज होते हैं, उनकी कंप्लायंस बाज़ वक़्त मुश्किल हो जाती है, या बाज़ वक़्त ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि पहले कौन सा लॉ कंप्लाई करना है प्रायोरिटी पे, पहले 6 महीनों में ये काम करते हैं, अगले 6 महीनों में फिर दूसरे लॉज की तरफ जाएंगे। तो किस लॉ को फौरी तौर पे कंप्लाई करना है, किस लॉ को फौरी तौर पे कंप्लाई नहीं करना है, ये फैसला किसने करना है, किस लेवल पे होगा, स्ट्रेटेजिक लेवल पे होगा। अच्छा, फिर इसके बाद क्या उसको कंप्लाई, लॉ को कंप्लाई कैसे करना है,
ये डिसाइड करेंगे स्ट्रेटेजिक लेवल के लोग। नहीं, बॉस का ये काम नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन। बॉस ने ये बताना होता भाई ये काम करो, उस काम को करना कैसे है, उसका प्लान ऑफ एक्शन किसने डिसाइड करना है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। टैक्टिक लेवल के लोग डिसाइड करेंगे कि हमने ये लॉज हैं, ये लॉज जो हैं इनमें ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये वाली रिक्वायरमेंट ये पर्सन फिल करेगा, ये वाली रिक्वायरमेंट ये पर्सन फिल करेगा। ये प्लान देना, ठीक है, ये विजन को कन्वर्ट किया प्लान में, ये किसका काम होगा, टैक्टिक लेवल का। ये टैक्टिक लेवल डाटा गवर्नेंस। और ऑपरेशनल लेवल पे क्या होगा फिर, वो जिसकी जो ड्यूटी लगाई गई है वो उसके मुताबिक उसको इम्प्लीमेंट करेगा, डे टू डे अपने ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, जब वो एग्जीक्यूट करेगा, याद रखिए दुनिया का कोई भी काम हो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आती हैं, याद रखिएगा। आप कोई भी काम कर, आपको लग रहा होगा अभी पढ़ाई बड़ी मुश्किल है, पढ़ाई छोड़ के कहीं पे कोई और काम करना शुरू कर दें तो आपको पता चलेगा वो काम भी उतना ही मुश्किल है गालबन, या शायद उससे ज्यादा होगा। हर काम में जो काम बज़ाहिर आपको आसान भी लगता है ना, जब वो करने के लिए जाएं आप तो आपको उसमें मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। आईटी एक बुक में एक शब्द था हमारे ज़माने में, जो आईटी बुक होती है उसमें एक बात बड़ी अच्छी लिखी थी। उसने कहा आप जब कोई भी काम करना शुरू करेंगे ना, अगर आपको पता है कि ये काम 10 तरीकों से ख़राब हो सकता है, उस काम को करना शुरू करें, आपको 11वां तरीका भी पता चल जाएगा कि काम ख़राब कैसे हो सकता है। ठीक है, तो हर काम में प्रॉब्लम आएगी। तो मुझे बताइए, अच्छा ये प्रॉब्लम किन को आएगी भला? क्या ये प्रॉब्लम स्ट्रेटजिक लेवल पे आएंगी? क्या ये टैक्टिक लेवल पे आएंगी? कहाँ पे आएंगी? ये ऑपरेशनल लेवल पे। ऑपरेशनल लेवल पे डाटा इश्यूज सामने आएंगे, तो ये साथ साथ ही क्या करेंगे, जहां पे प्रॉब्लम आएगी क्या ऑपरेशन वाले रुक जाएंगे? क्या नहीं, उसको रिजॉल्व करते जाएंगे। सामने आएगी उसको रिजॉल्व करते जाएंगे। अक्सर प्रॉब्लम तो खुद ही रिजॉल्व कर लेंगे, कहीं पे ज्यादा मसला होता है तो जाहिर है वो फिर अपने टॉप जो लेवल मैनेजमेंट उनसे कॉन्टेक्ट करेंगे। तो ये हमारे 3 लेवल हैं डाटा गवर्नेंस के, स्ट्रेटजिक लेवल, टैक्टिक लेवल और ऑपरेशनल लेवल। क्लियर जी? चलिए आगे अब इनको थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। स्ट्रेटजिक लेवल में क्या होगा? स्ट्रेटजिक लेवल में याद रखिए, ये हर कंसेप्ट में ये पढ़ाया जाता है नॉर्मली। इवन जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ये तो हम डाटा गवर्नेंस पढ़ रहे हैं ना, कंपनी के अंदर एक कंसेप्ट होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि जो कंपनी के दूसरे डिपार्टमेंट्स या ह्यूमन पर्सोनल्स काम कर रहे हैं उनको कैसे मैनेज करते हैं। उनमें भी पहली चीज यही होती है कि आपने किसी भी चीज को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कामयाब करना है ना, सबसे पहले जो टॉप लेवल पे लोग है, मैनेजमेंट है, उनका हाथ आपके सर पे होना चाहिए। क्या कहते हैं वो, उनका आशीर्वाद होना चाहिए, उनकी कंसेंट होनी चाहिए, उनकी सपोर्ट होनी चाहिए। क्योंकि अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो लोग हैं, सीईओ, सीएफओ वगैरह, डायरेक्टर्स, उनकी सपोर्ट नहीं है ना, आप कोई कंपोनेंट, कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकते। देखिए फर्ज कीजिए, अगर आपने डाटा स्टीवर्ड्स का कंसेप्ट अप्लाई करना है, उसके लिए वर्कर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? टीम चाहिए, टीम की सैलरी चाहिए। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट आपका बजट ही अप्रूव ना करे, उसकी तरफ से सपोर्ट ही ना हो, ठीक है, एग्जीक्यूटिव लेवल पे अगर आपकी सपोर्ट ही मौजूद ना हो टॉप लेवल मैनेजमेंट में, तो क्या ऑपरेशनल लेवल पे वर्क अच्छे तरीके से हो सकता है? नहीं हो। इसलिए कह रहा है सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल के लोग हैं उनकी सोच ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, अगर उन्होंने कभी आईटी के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं, डाटा मैनेजमेंट का उन्हें कुछ पता ही नहीं है, तो वो कहेंगे डाटा क्या, कुछ भी नहीं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप भी अगर आप देखें, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर्स की बजाय वो मैनुअली काम करने को प्रेफर करते हैं। प्रैक्टिस में जाएंगे, बहुत से पुराने लोग ऐसे, वो कहते हैं ये क्या है, हमारा कैलकुलेटर लेके आओ, एक्सेल क्या है इसको साइड पे रखो, कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करेंगे, फिर हम आपको बताते हैं क्या आंसर है। तो पहला स्ट्रेटजिक लेवल की सपोर्ट होनी चाहिए। मेन जो इसमें मैसेज है ना वो यही है, स्ट्रेटजिक लेवल के जो लोग हैं इस लेवल पे डाटा को एक लॉन्ग टर्म वैल्यू, एक एसेट के तौर पे देखा जाना चाहिए। डाटा को कोई लाइबिलिटी के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए। मैं अगर ये सोचूं भाई मैं तो बैकअप क्रिएट करके मैंने क्लाउड पे अगर अपलोड किया हुआ है, मुझे तो इसकी कॉस्ट पड़ती है, तो मैं कॉस्ट बचा लूँ, मैं कॉस्ट तो शायद थोड़ी सी बचा लूँगा, लेकिन खुदा ना खास्ता कभी मेरा कंप्यूटर ख़राब हुआ, हार्ड डिस्क करप्ट हो गई, हैक हो गई, ठीक है, चोरी हो गया लैपटॉप, तो मैं तो कोई काम नहीं कर सकूँगा, मेरे तो साल की मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। तो वो कह रहा है डाटा की अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए इस लेवल के ऊपर। ठीक है, ये डाटा को उसी तरीके से एक एसेट के तौर पर ट्रीट करे जैसे वो टेंजिबल एसेट्स को ट्रीट करता है, मशीनरी को ट्रीट करता है, बिल्डिंग जैसे कीमती है, जैसे एसी कीमती है, उसी तरीके से डाटा भी कीमती है। स्ट्रेटजिक लेवल पे ये सोच होनी चाहिए। ठीक है,
ये फिर विजन और गोल्स को सेट करें। ठीक है, गोल्स क्या, वही ऑब्जेक्टिव जो हमने पढ़े हैं। ये आप देखेंगे इसमें जो अक्सर कंसेप्ट है ना, वो हमारे ऑब्जेक्टिव और जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं वो इसमें आ रहे होंगे, क्योंकि उन्हीं कंसेप्ट्स को ना वो समझने क्लासिफाई कर रहा है, भाई ये वाली ड्यूटी इसकी लगा दो, ये वाला काम इसके जिम्मे है, ये वाला काम इसके जिम्मे है। ठीक है, विजन या गोल डिसाइड करो, पॉलिसीज डिसाइड करो। पॉलिसीज, प्रोसीजर नहीं, प्रोसीजर टैक्टिकल लेवल पे डिसाइड होंगे, उन प्रोसीजर के ऊपर अमल जो होगा वो ऑपरेशनल लेवल पे होगा, लेकिन पॉलिसीज कहां बनेंगी, स्ट्रेटजी लेवल पे। ठीक है, अलाइन विद बिजनेस गोल्स। आपकी जो भी जैसे पॉलिसीज क्या है, प्राइवेसी को इंश्योर करना है, सिक्योरिटी को, रिटेंशन ऑफ डाटा, डाटा कितने अर्से तक रिटेन करना है, 5 साल तक रिटेन करना है, 10 साल तक रिटेन करना है, सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से ऐड करने हैं, ये फैसला ये करेंगे। उस फैसले के ऊपर अमल कैसे करना है ये डिसीजन होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल डिसाइड किया जाता है भाई सिक्योरिटी फीचर ऐड कर, डाटा को सिक्योर करना है। अब सिक्योर करने के लिए मार्केट में 500 तरह की एप्स और सॉफ्टवेयर है, अब कौन से वाले सॉफ्टवेयर को यूज करना है और उसमें स्टेप बाय स्टेप फिर क्या करना है ये डिसाइड करें, टेक्निकल लेवल पे डिसीजन होगा, और फिर उसके ऊपर जो अमल होगा ऑपरेशनल लेवल पे। ठीक है, अगर आपने वो 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हुए हैं ना, तो ये कंसेप्ट आधा आपने किया हुआ है कवर। कितने स्टूडेंट्स से पढ़े हुए 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट? शाबाश। किस सब्जेक्ट में पढ़े थे? आई टू। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। क्रिएट गवर्नेंस फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क डिसाइड करें जिसमें हो कि हमने बाकायदा एक, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं ना, कि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस के सारे काम ये देखेगा, पूरा डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया जाता है कि ऑलरेडी कोई बंदा जो कोई दूसरा काम कर रहा है उसे कहा जाता है तुम फाइनेंस का काम भी कर लो, ऐसे होता है क्या? एक पूरा डिपार्टमेंट अलग से होता है। उसी तरीके से कह रहे हैं डाटा में भी आप इन्वेस्टमेंट करें, एक अलग से पूरा डिपार्टमेंट फ्रेमवर्क बनाए, पूरा फ्रेमवर्क में समझे पूरा डिपार्टमेंट बनाए जिसका काम सिर्फ यही हो, डाटा हैंडलिंग कैसे होगी, डाटा मैनेजमेंट कैसे होगी, उसमें कितने लोग होंगे, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। यहाँ पे लफ्ज फ्रेमवर्क से आपके जहन में आ जाना चाहिए, पूरा डिपार्टमेंट होना चाहिए डाटा मैनेजमेंट का कंपनी के अंदर। ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, फुल टाइम जॉब है। ठीक, और ओवरसाइट करने के लिए कोई गवर्नेंस काउंसिल होनी चाहिए। जैसे बाज़ ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा इंटरनल ऑडिट होता है कि देखने के लिए सारी एक्टिविटीज सही तरीके से चल रही है कि नहीं। मार्केटिंग का पूरा डिपार्टमेंट होता है कि जो मार्केट में जो कस्टमर के सेंटीमेंट्स हैं उनका एनालिसिस कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा डिसीजन हो। तो जब मार्केटिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट हो सकता है, ह्यूमन सोर्स के लिए अलग डिपार्टमेंट हो सकता है, तो फिर क्या डाटा मैनेजमेंट के लिए अलग डिपार्टमेंट नहीं हो सकता? उसके लिए बिल्कुल हो सकता है। फ्रेमवर्क वो डिसाइड करेगा रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन ओवरसी करेगा। और फिर एग्जीक्यूटिव स्पॉन्सरशिप भाई सबसे, भाई बाकी चीजें भी अहम है लेकिन सबसे अहम समझ लीजिए क्या है, हम एग्जीक्यूटिव लेवल के स्ट्रेटेजिक लेवल पे उनसे कहना भैया हमें जरा फंड रिलीज करने, क्योंकि हमने आगे जो भी काम करना है ना वो पैसों के बगैर तो नहीं होने वाला। छोटा सा सॉफ्टवेयर भी बाय करना है उसके लिए तो पैसे चाहिए। तो स्पॉन्सरशिप होने, स्पॉन्सरशिप कौन करेगा? टॉप स्ट्रेटजी के ऑपरेशन वाले अपनी जेब से कर देंगे। कोई मसला हुआ ना, कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो जाए, याद रखें ऑपरेशनल लेवल के लोग अपनी जेब से 1000 रुपया नहीं लगाएंगे। ये असूल याद रखिएगा, कंपनी को चाहे करोड़ों का नुकसान, अपनी जेब से कोई ऑपरेशनल लेवल, तो इसीलिए बजट्स होने चाहिए बकायदा। स्पॉन्सर तो कुछ रोल क्लियर हुआ हमारा कि लेवल्स ऑफ डाटा गवर्नेंस में पहला लेवल कौन सा है? स्ट्रेटेजिक लेवल। ये ओवरऑल लेवल पे काम करते हैं, बिग पिक्चर को सामने रख के डिसाइड करते हैं, छोटी छोटी डिटेल्स इनका काम नहीं है। क्या स्ट्रेटेजिक लेवल के फंक्शंस क्लियर हुए? चेक पॉइंट, यहां पे कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, शाबाश। हाँ, इसमें डायरेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, यहां डायरेक्टर लेवल के लोग इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट टैक्टिक लेवल। टैक्टिक लेवल ने क्या करना है? जो विजन, जो आइडिया स्ट्रेटेजिक लेवल पे लोगों ने दिया है उसको एक एक्शनेबल प्लान में कन्वर्ट करना, डूएबल प्लान बना के देना। ये बेसिकली डूएबल प्लान बना के देते हैं। अगर स्ट्रेटेजिक लेवल के लोग अपना विजन इनको बता देना, इनको समझ में नहीं आनी। और कई दफा ऐसा होता है कि जैसे होता है ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी लेयर्स हैं, तो अगर कभी ऐसा था दरमियान में जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का बंदा अगर छुट्टी पे चला जाए और जो डायरेक्ट जो हम ऑपरेशनल लेवल पे एक्सास करें, यकीन कीजिए उन्हें हमारी बात की समझ ही नहीं आती। हम क्या रहे हैं, हम पूछ कुछ हो रहे होते हैं और बता कुछ हो रहे होते हैं।
वो फिर क्या, फिर व्हाट्सएप पे हम मैसेज करते हैं वो टैक्टिकल लेवल की मैनेजमेंट को, टैक्टिकल लेवल की मैनेजमेंट फिर ऑपरेशनल लेवल को कॉन्टैक्ट करती है, उनसे फिर इंफॉर्मेशन हमें लेके देते हैं। तो ये इनका काम, टैक्टिकल लेवल का काम यही है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे डिसीजन हुए स्ट्रेटेजिक लेवल पे, वो ऑपरेशन लेवल पे उनको प्लान बना के देना। वरना ऑपरेशन लेवल के लोगों का एक ही जवाब, सर ये नहीं हो सकता। स्ट्रेटेजिक लेवल वाले कुछ भी कह देंगे, ऑपरेशन वाले ने क्या करना, नहीं नहीं सर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं, ये ऐसे जो चल रहा है वही ठीक है, वही ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, नॉर्मली जो ऑपरेशन लेवल के लोग होते हैं ना, स्टेटस को के हामी होते हैं, जो चल रहा है सर वही ठीक है। ठीक है, तो इसलिए दरमियान में टॉप लेवल के मैनेजमेंट के लोगों को, आप सोच रहे होंगे जब स्ट्रेटजी लेवल में काम हो रहा है तो टैक्टिक की क्या जरूरत है, स्ट्रेटजी डायरेक्ट ऑपरेशन, उनके दरमियान में कम्युनिकेशन गैप भी बहुत ज्यादा है। तो उस जो आइडिया स्ट्रेटजिक में लेवल मैनेजमेंट ने प्रोवाइड किया है, या उसमें स्ट्रेटजिक लेवल डाटा गवर्नेंस में जो लोग हैं उन्होंने आइडिया प्रेजेंट किया है, उस आइडिया को डूएबल टास्क में कन्वर्ट करते हैं टैक्टिक, कन्वर्ट स्ट्रेटजी इनटू एक्शन प्लान, उस प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं, बताते हैं क्या स्टेप बाय स्टेप क्या काम करना है, टाइमलाइन कितने अरसे में करना है, इस स्टेप के ऊपर इतना टाइम लगेगा, इस स्टेप के ऊपर इतना टाइम लगना है, और फिर इसमें लिए रिसोर्सेज कौन से चाहिए, ये सारे फैसले टैक्टिक लेवल मैनेजमेंट करते हैं। वो डिफाइन करते हैं डाटा ओनर्स कौन होंगे, जो भी न्यू पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है उसमें डाटा ओनर्स कौन होंगे, डाटा कस्टोडियन कौन से होंगे, डाटा स्टीवर्ड्स कौन होंगे। अब ये न्यू टर्म आगे, कस्टोडियन ये कौन है, डाटा ओनर्स जो क्रिएट कर रहे हैं, डाटा स्टीवर्ड जो उसको यूज कर रहे हैं, डाटा कस्टोडियन जो उसको सेव कर रहे हैं, मतलब सेव करके स्टोरेज कहीं पर रखने हैं ना डाटा सारा, वो ये डिफरेंट रोल्स होते हैं। फिर प्रोसेस एंड वर्क फ्लो, प्रोसेस कैसा चलेगा, मतलब कैसे हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज को लेके चलना है हमने, उस प्रोसेस की मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, यानी प्रोसेस बना के, प्रोसेस एंड वर्क फ्लो बना के इन्होंने ऑपरेशनल लेवल के लोगों को दे दिया, भैया ये काम इस बंदे ने इतने वक्त में इस वक्त करना है, ये सारा कर दे, बस काफी है कि मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए, ताकि इन लोगों को जो मसले मसाइल आ रहे हैं अव्वल तो ये खुद हल कर ले, जो मसला खुद हल नहीं कर सकते वो इनके सामने आ जाए, रिजॉल्व करे डाटा इश्यूज। ठीक है, कुछ डाटा इश्यूज इधर ही रिजॉल्व हो जाएंगे, याद रखें रूटीन नेचर के डाटा इश्यूज इधर भी रिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अगर जो ये ऑपरेशन लेवल के लोग रिजॉल्व नहीं कर पाते वो फिर किधर, इनको करना पड़ेगा। फिर डाटा स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, नेम क्या होगा, फॉर्मेटिंग क्या होगी, क्लासिफिकेशन क्या होगी, हम जो भी डाटा सेव करेंगे किस फॉर्मेट के मुताबिक करेंगे, क्लासिफिकेशन उसकी क्या होगी, कैसे क्लासिफाई करना है, मेंटेन कैसे करना है। छोटी सी एग्जांपल, इसके साथ तो एक रियल एक्सपीरियंस, बड़ा बात छोटी सी है लेकिन बात का छोटी सी बातों पे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। नेमिंग, आप इसका क्या मतलब है, स्टैंडर्ड्स फॉर नेम क्या होने चाहिए, आप लोग ग्रुप में है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में, उस ग्रुप का नाम है CAF03, ऐसा ही है, आगे PHY फिजिकल कॉल पर लिखा हुआ है, ये है नेमिंग कन्वेंशन बोलते हैं इसको IT की लैंग्वेज, कि आपने नाम किस तरीके से रखने हैं, नेमिंग कन्वेंशन हसूल होते हैं। अच्छा मुझे बताइए कि बॉयज का ग्रुप अलग है, गर्ल्स का ग्रुप अलग है, हमारे टीम मेंबर ने वाकई में ये काम किया हुआ है, वाकई में ये काम किया, फिजिकल के लिए अलग, क्या फिजिकल के स्टूडेंट का अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना, ऑनलाइन के स्टूडेंट का अलग व्हाट्सएप, फिजिकल के स्टूडेंट के ग्रुप का नाम क्या रखा है, CAF03, आगे PHY फिजिकल, ऑनलाइन वालों का नाम क्या रखा है, DRS, ठीक है, DSR, और आगे उसके बाद ऑनलाइन OL, DSR OL। अब देखें फिजिकल वालों का नाम क्या रखा है, CAF03, और ऑनलाइन वालों का नाम क्या रखा है, DSR। अब क्या नेमिंग डिफरेंट है, अब होता क्या है, अब मुझे हर दफा प्रॉब्लम होती है, मुझे नाम याद रखने पड़ते हैं, हालांकि अगर ऐसा होता ना सबका CAF03, आगे फिजिकल है तो PHY, बॉयज है तो B लिख दिया, गर्ल्स है तो G लिख दिया, ऑनलाइन है तो OL होता, तो मैं जब कभी CAF03 टाइप करता चारों ग्रुप मेरे सामने आ जाते, फिजिकल मेरे लिए आसान नहीं होती। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है उसके लिए CAF03 अलग टाइप करना पड़ता है, DSR अलग टाइप करना पड़ता है, बाज़ औक़ात मैसेज किसी एक जगह पे पहुंचता है, एक जगह पे स्किप हो जाता है। ये है नेमिंग। क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइल्स के नाम रखने के इस तरह के स्ट्रक्चर, क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, यही बता रहा है नेमिंग स्टैंडर्ड। और फिर इसके बाद दूसरी चीज क्या बता रहा है,
फॉर्मेटिंग जो है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड होनी चाहिए। एक मैं इशू आपके सामने रखता हूँ, रियल इशू है। आपने बताना है कि क्या इसमें जिस पर्सन ने कोई बात की वो ठीक की कि नहीं। वालदा का चेकअप करवाने के लिए मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा ये टेस्ट करवाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल था। टेस्ट करवाने के लिए मैं उसी हॉस्पिटल की लेबॉर्ट्री में गया, उन्होंने कहा जी 2500 का टेस्ट होगा फॉर एग्जाम्पल। मैंने कहा अच्छा, साथ ही कुछ और लेबॉर्ट्री भी थी, मैं बाहर निकला, दूसरी लेबॉर्ट्रीज थी और वो भी अच्छी लेबॉर्ट्री, फॉर एग्जाम्पल चौथाई लैब, उधर गया, उन्होंने कहा जी ये 1200 का टेस्ट होगा। मैंने कहा जी कर दो, 1200 का करवा के डॉक्टर के पास लेके आया। उन्होंने कहा मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा इस टेस्ट। इस वजह से नहीं कि इस टेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से कि ये उस फॉर्मेट में नहीं है जिस फॉर्मेट पे हम मैं टेस्ट को चेक करके फौरी तौर पे बता, रिपोर्ट को चेक करके कि इसमें क्या मसला है। अब हमारे पैरामीटर्स फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड पे कुछ और आ रहे होते हैं, राइट साइड वाले कॉलम पे कुछ और आ रहे होते हैं। मुझे पता है मैंने फॉर एग्जांपल शुगर लेवल देखना है, वो किधर देखना है, ब्लड प्रेशर का लेवल देखना है, वो किधर, और दूसरी चीज जो देखनी है वो किस जगह पे देखनी है। अब जो फॉर्मेट आप लेके आए हैं ना, उसमें चीजें आगे पीछे है। अब मुझे एक एक चीज को देखना पड़ेगा, वही चीज जो मैं 5 सेकंड में वैल्यूएट कर लेता हूं कि ये प्रॉब्लम इधर है कि नहीं, अब मुझे 4 मिनट लगाने पड़ेंगे, 5 मिनट लगाने पड़ेंगे इस टेस्ट को दोबारा करवा के लाए। मुझे बताइए उस प्रोफेशनल ने, ठीक है, ये क्यों कहा कि दोबारा करवा के लाए? एथिकल था कि नहीं था, अलग बात है। फॉर्मेट सेम नहीं था। जब फॉर्मेट सेम नहीं होता, आपको इंफॉर्मेशन ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। आपका जो फॉर्मेट आप एडमिशन को फिल करते हैं, हर स्टूडेंट के लिए क्या सेम फॉर्मेट होता है? सेम फॉर्मेट होता है। ग्रुप बनाते हुए वो आसानी से उनको पता होता है कि जो हमने देखना है मेल है या फीमेल है, आसानी से देख लेते हैं कि ये किस जगह पे लिखा हुआ है। साथ वो आईडी कार्ड भी होता है, उसको मैच कर लेते हैं, भाई सही लिखा है कि नहीं लिखा, ठीक है, वो आसानी के साथ। लेकिन अगर हर एक का फॉर्मेट डिफरेंट हो, एक एक फॉर्म प्रोसेस करने के ऊपर उन्हें 3-3 4-4 मिनट लग जाए, जो भी शायद वो 30-35 सेकंड में प्रोसेस कर लेते हैं। समझ रहे फॉर्मेटिंग सेम होना कितना जरूरी है, ठीक है। डिफरेंट फॉर्मेट यूज करेगा हर पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो तो प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। नेमिंग कन्वेंशन सेम होनी चाहिए, फॉर्मेटिंग सेम होनी चाहिए, ठीक है। हमारी फॉर्म में मुझे याद आया, इंटरनेशनल बिल जो था वो एक डिले हो गया, किस वजह से? क्योंकि जो बिल में ना वो बताते होते हैं कि आपने क्या काम किया, किस वक्त किया। तो हमारा जो प्रोसेस था, हम आपको पाकिस्तानी क्या करते हैं, फॉर्मेट डेट का रखते हैं, DDMMYY, पहले डेट डाला फिर यानी अगर फर्ज कीजिए मैंने 2 मई को कोई काम किया है तो मैं क्या करूंगा 2/5। उधर फॉर्मेट जो चल रहा था वो MMDDYY, इधर से हमने 2 मई डाला, उधर उन्होंने इंटरप्रेट किया 5 फरवरी। उन्होंने कहा सर हमने आपको असाइनमेंट अप्रैल को दी है, आपने बिल फरवरी का भेज दिया है, ये बिल तो नहीं अप्रूव होगा, रोक दिया। सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। किस गलती की वजह से? फॉर्मेट सेम नहीं था। तो इसीलिए इन चीजों का ये रियल प्रॉब्लम है। बज़ाहिर छोटी सी प्रॉब्लम लगेगी, लेकिन इंटरनेशनल बिल रुक गया था हमारा, ठीक है। वो बाद में फिर उनको भी समझ आई, हमने एक्सप्लेन किया, मसला रिजॉल्व हो जाता है बाद में, लेकिन फॉर द टाइमिंग तो प्रॉब्लम आ गई ना। इसीलिए फॉर्मेटिंग स्टैंडर्डाइज्ड होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन वेल क्लासिफाइड होनी चाहिए, जहां पे आपने एक्सेस करना हो कर ले। तो ये डाटा के मुझे बताइए, इन सारी चीजों के प्रॉपर स्टैंडर्ड होने चाहिए। मसला इसमें नहीं है कि DDMM बेहतर है कि MMDD फॉर्मेट बेहतर है, मसला इसमें ये है कि सेम होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। और मॉनिटर करे, रिपोर्ट करे, आपको जो भी कंप्लायंस, जो सिस्टम इस लेवल पे जो भी काम हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग, उसकी कंप्लायंस यहां पे चेक होगी। क्लियर जी? टैक्टिकल लेवल पे क्या एक्टिविटीज होंगी? क्लियर? ये एक्टिविटीज स्ट्रेटेजिक लेवल पे है, इसमें कोई इख्तलाफ तो नहीं। ये एक्टिविटीज टैक्टिकल लेवल पे, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चेक पॉइंट, कोई क्वेश्चन हो तो पूछते, वरना आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट। ओके जी जी शाबाश पूछिए। डाटा कस्टोडियन का मतलब है डाटा एट द एंड, जब सारे लोग, जब डाटा ओनर डाटा क्रिएट करके फारिग हो गया, घर चला गया, डाटा स्टीवर्ड सारा दिन उसके ऊपर वर्क करता रहा, शाम को घर चला गया, डाटा कहीं पे कंपनी के अंदर स्टोर होगा, कहीं की किसी की जिम्मेदारी है कि जो जिस डाटा पे सारा दिन काम हुआ है वो अगले दिन जब ये सारी टीम आए तो उन्हें उसी फाइल पे मिले, वो होता है कस्टोडियन। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है ना, एक बंदा इन्वेंट्री को रिसीव कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, परचेज के लिए ऑर्डर कर,
एक बंदा इन्वेंट्री को रिसीव कर रहा है, बोला एक बंदा जो इन्वेंट्री अभी बिकी नहीं हुई उसको स्टोर कर रहा है। जो स्टोर करने वाला था कस्टोडियन, कस्टोडियन उसको कहते हैं जिसकी कस्टडी में कोई चीज हो। ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई पर्सन ऐसा होना चाहिए कि सारा डाटा उसकी कस्टडी में, यानी उसके पास उसकी कॉपी सेव हो रही है, वो है डाटा कस्टोडियन। नेक्स्ट ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल लेवल का काम क्या है भाई, इन्होंने जो विजन दिया इसको कन्वर्ट किया प्लान्स में, टैक्टिक ने उन प्लान्स के ऊपर अमल करना है, ठीक है, डे टू डे एप्लीकेशन अमल करना है। तो इसमें क्या क्या एक्टिविटीज इन्होंने परफॉर्म करनी है। सबसे पहले इन्होंने ये इंश्योर करना है जो भी डाटा ये यूज कर रहे हो वो एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो, कंसिस्टेंट हो, ठीक है। जैसे आप लोगों के एडमिशन फॉर्म, क्या आपके ख्याल में वो जो प्रिंसिपल साहब है उन्होंने प्रोसेस करने हैं? नहीं, प्रोसेस किसने करने हैं? वो आईटी में जो ऑपरेशनल लेवल पे लोग बैठे उन्होंने। लेकिन प्रोसेस करने से पहले ये अब उन्होंने फोन नंबर देखा, वो सीआरएन देखा, सीआरएन वो 4 डिजिट है सिर्फ। मोबाइल नंबर देखा, मोबाइल नंबर में 2 डिजिट मिसिंग है फॉर एग्जाम्पल। या देखा मोबाइल नंबर एंटर करते हुए वो मोबाइल है 0421, ठीक है। उनका ये तो पाकिस्तान में कोई कोड ही नहीं है किसी का, पाकिस्तान में तो 03 से नॉर्मली स्टार्ट होते हैं। तो अगर इन्हें पता चल रहा है ऑपरेशनल लेवल के लोगों को डाटा एक्यूरेट नहीं है, कंप्लीट नहीं है, क्या इन्हें फौरी तौर पे अलर्ट हो के वहीं पे डाटा को करेक्ट नहीं करना चाहिए, कंफर्म नहीं करना चाहिए? कोई चीज में से किसी स्टूडेंट ने सब्जेक्ट को मेंशन करना भूल गया कि किस सब्जेक्ट में एनरोलमेंट करवा रहे हैं, क्या उन्हें फोन करके पूछना नहीं चाहिए? क्योंकि अगर इन लोगों ने जो डाटा एंटर किया सिस्टम में वो गलत एंटर किया ना, फिर आगे पूरा 6 महीने वो गलत डाटा चलता रहेगा या उसको करेक्ट करने में बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो पहली चीज कि जो ऑपरेशनल लेवल पे लोग डाटा को डील कर रहे हैं उन्हें इंश्योर करना है कि जो भी डाटा इनपुट करे भाई एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो, कंसिस्टेंट हो। क्योंकि बाकी सारे एनालिसिस जितने भी परफॉर्म होने हैं वो इसके बाद होने हैं। वो एक आईटी में एक मुहावरा है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आपका डाटा जो इनपुट किया है वो गलत है ना, जो मर्जी एनालिसिस, जो मर्जी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक इस्तेमाल कर लें, कभी सही नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। तो यहाँ पे जो डाटा क्वालिटी चेक किसने परफॉर्म करने हैं, और ये चूंकि फर्स्ट टाइम नॉर्मली तौर पे जो डाटा कैप्चर हो रहा था वो यही कर रहे होते हैं। जो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस के ऊपर इनवॉइस बन रही है वो यही बंदा बना रहा है। बाकी सारे पूरे दिन की सेल कितनी है, महीने की सेल कितनी है, कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रही है, कम हो रही है, वो तो उसके बाद की बात है। एक्सेस कंट्रोल, डाटा को जो लोग यूज कर रहे होंगे सबको हर तरह की एक्सेस होनी चाहिए, फुल एक्सेस देनी चाहिए हर एक को, या हर एक को एक्सेस कंट्रोल होने चाहिए। एक्सेस कंट्रोल का मतलब किसको क्या चीज की एक्सेस देनी है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वर्क है, एक मॉड्यूल है कैश का, जिसमें पूरे दिन में कितना कैश आया, कितना कैश एक्सपेंस हुआ, इसका रिकॉर्ड है। इसकी एक्सेस क्या ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉइज को मिलनी चाहिए कि सिर्फ कैश डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को मिलनी चाहिए? कैश में उसी तरह जिसका जो डाटा जो काम है उसकी एक्सेस दीजिए। परचेज में जो ऑपरेशनल लेवल पे लोग काम कर रहे हैं उन्हें सिर्फ परचेज सिस्टम की एक्सेस मिलनी चाहिए। सेल्स में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें सिर्फ, जो सेल्स में ऑपरेशनल लेवल पे लोग काम कर रहे हैं उन्हें सिर्फ सेल्स सिस्टम की एक्सेस में। यह है एक्सेस कंट्रोल। अब हमारे एलएमएस के ऊपर भी एक्सेस कंट्रोल्स हैं। स्टूडेंट को एक्सेस कंट्रोल दी जाती है कुछ और चीजों की। स्टूडेंट जो है वो व्यू कर सकता है नोट्स वगैरह, ठीक है, वो नोट्स को अपलोड नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपना टेस्ट अपलोड कर सकता है। टीचर को जो स्टूडेंट से ज्यादा एक्सेस राइट्स दिए गए हैं, क्योंकि वो व्यू भी कर सकता है लेक्चर सही चल रहा है कि नहीं, साउंड क्वालिटी ठीक है कि नहीं, पिक्चर ठीक है, और टेस्ट भी अपलोड करने हैं उसने। टीचर को एक्सेस राइट्स ज्यादा है। और फिर उसके बाद जो एडमिन है उसके एक्सेस राइट्स उससे भी ज्यादा है। उन्होंने कोर्स क्रिएट करने हैं, उन्होंने स्टूडेंट्स को भी इनरोल करना है। अगर एक स्टूडेंट को ये एक्सेस दे दिया जाए वो दूसरे स्टूडेंट को भी इनरोल कर सकता है। क्या ऑर्गेनाइजेशन के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचे, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, क्या ये एक्सेस देनी चाहिए? जो व्हाट्सएप के ग्रुप होते हैं उसमें भी आपको पता है एक्सेस राइट्स होते हैं। एडमिन ऐड कर सकता है या रिमूव कर सकता है। जो नॉर्मल ग्रुप मेंबर है उसके एक्सेस राइट्स डिफरेंट है, वो मैसेज तो कर सकता है लेकिन वो ग्रुप को ऐड नहीं कर सकता। ये एक्सेस राइट्स होते हैं। एक्सेस कंट्रोल बेस्ड परमिशन, जिसका जो काम है उसके लिहाज से उसको परमिशन दी जाए। मेटा डाटा, लाइनेज और लाइनेज। मेटा डाटा तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। लाइनेज का मतलब क्या है कि आपका डाटा में पूरी उसकी हिस्ट्री हो, सारी उसकी डाटा की जन्म कुंडली का रिकॉर्ड रखना। ये क्या है? डाटा लाइनेज। डाटा क्रिएट कहां से हुआ,
कैसे प्रोसेसिंग हो रही है, कब कब क्या, एक तरह से पूरी हिस्ट्री समझ लीजिए उसकी, पूरी लाइफ लाइन उस डाटा की, डाटा लाइनेज, लाइनेज से समझ लाइफ लाइन पूरे, स्टार्ट कहाँ से हुआ, कैसे प्रोसेसिंग हुई, कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, पहले फॉर्म क्या थी, बाद में क्या फॉर्म थी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक सैलरी जो है पेमेंट पे हुई है, सैलरी की अमाउंट पे हुई है किसी एम्प्लॉय को, तो आपके सामने टोटल अमाउंट आ रही होगी, लेकिन उसके अंदर जो डाटा लाइनेज में आपके पास ये ऑप्शन होगी, आप देख सके कि सबसे पहले स्टार्ट क्या हुआ था कि ये किस पर्सन की सैलरी है, उसने किस डिपार्टमेंट में वर्क किया, उसके बाद उसका कौन सा रेट लग के उसको अमाउंट कैलकुलेट हुई, फिर उसके बाद किस डिपार्टमेंट में गया, कैलकुलेशन किस पर्सन ने की, अप्रूवल किसने की, उसके बाद ये फाइनल किस दिन पेमेंट हुई, ये सारा जो रिकॉर्ड होता है ये डाटा लाइनेज कहलाता है। ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन है, मेटा डाटा थोड़ा सा कंसेप्ट मिलता जुलता है, इसमें इंफॉर्मेशन है, इसमें एक्टिविटीज है, प्रोसेस है, थोड़ा सा फर्क समझे। मेटा डाटा में क्या है, फाइनल इंफॉर्मेशन, क्या क्या हुआ, इसमें सारा प्रोसेस, पहले क्या, बाद में क्या, बाद में क्या, बाद में क्या, रिजॉल्व डाटा इशू, ये थोड़ा सा अहम है, इसमें जरा अटेंशन चाहिए। ऑपरेशनल लेवल पे जो लोग हो गए उनको जो डाटा इश्यूज कौन कौन से फील करना है, आसान भी है। क्या ऐसा हो सकता है डाटा इनएक्यूरेट हो, क्या डाटा नाम गलत पंच कर दिया, इनएक्यूरेसी, क्या इनको डाटा इंश्योर करना चाहिए एक्यूरेट हो, शाबाश। दूसरा इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या, वही एग्जांपल, इनवॉइसिंग में अलग एड्रेस है और डिस्पैच शिपमेंट के लिए अलग एड्रेस है, इनकंसिस्टेंसी भी एक मसला है, इशू है, वो भी रिजॉल्व होना चाहिए। डाटा इनकरेक्ट होना, रॉन्ग होना, ये भी मसला है, इनकंसिस्टेंट ये भी मसला है, डुप्लीकेट है डाटा, क्या ये भी प्रॉब्लम है। अगर एक स्टूडेंट ने 2 सब्जेक्ट्स में एडमिशन लेना है, क्या उसे दोनों सब्जेक्ट्स का अलग अलग एडमिशन फॉर्म फिल करना चाहिए कि एक ही एडमिशन फॉर्म में दोनों ऑप्शन देनी चाहिए। अब ये छोटा सा डिसीजन है, अगर आपने ये गलत कर लिया, आपने कहा स्टूडेंट हर एक के लिए अलग फॉर्म सबमिट करवाएगा, डाटा डुप्लीकेशन हो जाएगी, स्टूडेंट का काम भी डबल, आईटी वालों का काम भी डबल, इसीलिए डुप्लीकेशन को एक मसला समझा जाता है। ठीक है, और स्टोरेज कॉस्ट भी डबल। मिसिंग या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इसको समझते हो ना इश्यूज को, आप जो अपना एडमिशन फॉर्म है उसको ज़हन में ले आए, जो आपने कॉलेज में एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करवाएगा, ये सारी प्रॉब्लम उससे समझ आ जाएगी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। डुप्लीकेट, फिर इसके बाद मिसिंग या इनकम, हो सकता है एक स्टूडेंट का फॉर्म 2 दफा प्रोसेस हो जाए। मिसिंग या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, कोई फील्ड रिक्वायर्ड थी, CNAC सबमिट नहीं करवाया बच्चे ने। फिर इसके बाद फॉर्मेट मिसमैचेस, फॉर्मेट मिसमैचेस का मतलब क्या है, वही कि एक जगह पे फॉर्मेट डिफरेंट है, दूसरी जगह पे फॉर्मेट डिफरेंट। सिक्योरिटी ब्रीचेस, ठीक है, कुछ सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए हैं, उनको ब्रीच किया गया, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंफॉर्मेशन जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, लेकिन उसका पासवर्ड जो है वो नहीं रखा गया, सिक्योरिटी ब्रीच। फाइल जैसे इसने क्या किया, इस बंदे ने अपने, उसने कहा क्या रोज सुबह आके पासवर्ड मांगता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है, कभी जल्दी जल्दी नोट्स बनाने ना, वो फाइल पे कुछ मैंने पासवर्ड वगैरह लगाए हुए, वो पासवर्ड में मसला होता है, उधर से पहले एंटर करते हैं, फिर उसके बाद मोबाइल पे मैसेज आता है, मोबाइल का कोड उसमें डालते हैं, और फिर उसके बाद एक्सेस लॉक। थोड़ी सी इनकन्वीनियंस जरूर है, लेकिन फायदा क्या है, डाटा प्रोटेक्टेड है। तो सिक्योरिटी इश्यूज भी इसको डील करने चाहिए। और लेटेंसी या आउटडेटेड डाटा, पुराना डाटा यूज नहीं करना चाहिए कोई। लेटेंसी का मतलब होता है, लेटेंसी लिख लीजिए, डिले इज इक्वल टू डिले। ठीक है, लेटेंसी रेट इज हाई। सर हम सवाल पूछते हैं, उसका जवाब जो है वो 24 घंटे के बाद आता है। सर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हाई लेटेंसी है, लेटेंसी का मतलब क्या, डिले। कस्टमर ने कोई क्वेरी की, उसका जवाब देने में जितना ज्यादा टाइम लगेगा, लेटेंसी रेट, ये भी एक प्रॉब्लम है ना। ये सारी प्रॉब्लम, ये सारे इश्यूज, और इनको रिजॉल्व करने की कोशिश, और जो रिजॉल्व नहीं हो सके वो किधर भेज देने हैं। कंप्लायंस चेक, जो इन्होंने जितने भी लॉज इधर फैसला हुआ था कंप्लाई करने हैं, किस तरीके से कंप्लाई करने हैं, अभी एक्चुअली कंप्लाई करेंगे, चेकलिस्ट बनाएंगे। अच्छा ये टास्क मुझे मिला था, मैंने कर लिया, ये टास्क मिल गया, मैंने कर गया, ये उस टास्क का एक डैशबोर्ड या समरी ये देख मॉनिटर कर रहे होंगे। किधर है मॉनिटरिंग वाला, इधर मॉनिटरिंग वाला था, ये काम ये कर रहे हैं,
लेकिन उस सारे काम की रिपोर्ट चेकलिस्ट ये बना रहे हैं टिक टिक टिक, लेकिन उसकी समरी एक डैशबोर्ड की शक्ल में किन के पास आ रही है, ठीक है। और यूजर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, अच्छा यूजर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट का मतलब ये है कि इनको अगर ट्रेनिंग की जरूरत है तो वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, कोई सी सपोर्ट की जरूरत है, कोई प्रॉब्लम आ गया क्या करना है तो, ठीक है। जैसे वो डाटा प्रोसेस करने वाले जो लोग शामिल है, आपका क्या ख्याल है, जैसे ही किसी को हायर किया फौरन उसको सीट पे बिठा दिया, उसकी बगैर ट्रेनिंग होती है, ठीक है। हाँ जी, प्रोबेशनरी पीरियड क्लियर जी, कुछ एक्टिविटी समझ आई, लेवल समझ आ गया आपको, कोई प्रॉब्लम, कोई टेक्निकल कंसेप्ट तो नहीं था, कोई मेन कंसेप्ट अगर एक दफा समझ आ जाए ना, फिर उसको एग्जाम्पल साथ में लिंक हो जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर सिर्फ एक चीज आपने ज़हन में रखनी है, लेवल्स को आपने लेवल्स ऑफ डाटा गवर्नेंस को लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ लिंक कर देना है बस। अगर ये समझ आ गया, बाकी इंशाल्लाह आसानी से एग्जाम्पल समझ आ जाएंगे। क्लियर जी? एक्सेस कंट्रोल देखें, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमारी ऑपरेशनल लेवल पे ही होगी। डिसीजन जो है वो आपकी बात ठीक है, वो टेक्निकल लेवल पे हो सकता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है जी। चलिए, आपको सिर्फ आज और कल के नोट्स दिए मैंने, पूरे चैप्टर के नोट्स नहीं है, ठीक है। पूरे चैप्टर के नोट्स इंशाल्लाह कल मिल जाएंगे आपको। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।